अचानक खुद को सत्ता के साए में खो बैठा। ये जेनलिन, एक सैनिक से अरबपति बनने की कहानी। चीन की एक कड़क सैन्य बैरक से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मॉल और सिनेमा साम्राज्य का मालिक बनने वाला व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसने हॉलीवुड को खरीदने की हिम्मत की और फिर अचानक खुद को सत्ता के साए में खो बैठा। ये कहानी है वांग जनलिन की। अध्याय 1, एक सैनिक की शुरुआत। वर्ष था 1954। चीन के सिचुआन प्रांत में जन्मा एक लड़का, जिसकी किस्मत में न व्यापार लिखा था न अरबपति बनना, बल्कि सिर्फ एक अनुशासित सैनिक बनना। वांग जियानलिन पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 16 साल की उम्र में भर्ती हुए। 16 वर्ष की उम्र में वांग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ज्वाइन की। उन्होंने 17 वर्षों 1986 में सेना से रिटायर हो गए, परंतु सेना से मिली अनुशासन, आदेश पालन और कठोर परिश्रम की भावना उनके भीतर रच बस चुकी थी, जो आगे उनके कारोबारी जीवन की रीढ़ बन गई। 17 साल तक सेना में सेवा दी, वहीं से अनुशासन, रणनीति और आदेश मानने की शक्ति सीखी, जो बाद में उनके कारोबारी साम्राज्य की नींव बनी। अध्याय 2, सैन्य सोच से व्यापार की ओर। 1986 में सेना से रिटायर होने के बाद वांग ने सरकारी दफ्तर में एक मामूली नौकरी पकड़ी, लेकिन 1989 में उन्हें मौका मिला डालियन सिटी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी में जनरल मैनेजर बनने का। सेना छोड़ने के बाद वांग ने स्थानीय सरकारी हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफिस में काम शुरू किया। ये वही दौर था जब चीन ने अपने आर्थिक द्वार खोलने शुरू किए थे। निजी क्षेत्र में कंपनियों को रियल एस्टेट व्यवसाय में उतरने की अनुमति मिल रही थी। 1989 में वांग को डालियन शहर के हाउसिंग डिपार्टमेंट की एक छोटी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया गया। यह आगे चलकर बना वांडा ग्रुप। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक बनेगी। तब तक चीन में निजी रियल एस्टेट कंपनियों की अनुमति मिल चुकी थी और यहीं से उन्होंने शुरू किया वांडा ग्रुप। नाम रखा वांडा, जिसका अर्थ होता है विस्तार की इच्छा। शुरुआती सालों में उन्होंने सरकारी जमीनों पर कॉम्प्लेक्स बनाए, फिर धीरे धीरे शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स और पूरे शहर बसाना शुरू किया। उनका मानना था, कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता अगर उसमें सैन्य अनुशासन और नियंत्रण ना हो। अपनी किताब द वांडा वे में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने वांडा को खड़ा किया। उनके बिजनेस के कुछ मूल सिद्धांत। सभी कर्मचारियों के लिए मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग अनिवार्य थी। यह ट्रेनिंग सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सामूहिक कार्य संस्कृति के लिए भी थी। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हर विभाग, हर व्यक्ति का काम मापा जाता था और परिणामों के आधार पर तरक्की या हटाया जाना तय होता। वांग का मानना था कि जो नाप नहीं सकते वो चला नहीं सकते। संगठन की लीन यानी पतली लेकिन असरदार संरचना, कम स्तर की मैनेजमेंट, सीधा संवाद और तेज निर्णय। कोई निर्णय हफ्तों नहीं घंटों में होता था। उनकी शैली थी तेज फैसले, कम भावनाएं और परिणाम आधारित संस्कृति। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा था, हम परिवार नहीं हैं, हम मिशन पर हैं। वांडा ग्रुप ने हर साल 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो चीन जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में चमत्कार से कम नहीं थी। अध्याय 3, द वांडा वे में मार्गदर्शन। वांग जनलिन सिर्फ एक बिल्डर नहीं थे, वो एक सिस्टम निर्माता थे। उनका मानना था, कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता अगर उसमें सैन्य अनुशासन और नियंत्रण न हो। वांडा वेस किताब में उन्होंने लिखा, सभी कर्मचारियों के लिए मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग अनिवार्य, KPI की प्रदर्शन इंडिकेटर्स पर काम की निगरानी, संगठन की लीन यानी पतली पर असरदार संरचना। उनकी शैली थी तेज फैसले, कम भाव, परिणाम आधारित संस्कृति। वांडा ग्रुप ने हर साल 25 से 30% ग्रोथ दर्ज की, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अध्याय 4, मॉल किंग से हॉलीवुड बॉस तक। 1990 के दशक में वांडा ने डैलियन शहर में आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाए, लेकिन वांग की नजरें सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स और पूरे टाउनशिप खड़े किए। 2005 के बाद उन्होंने वांडा प्लाजास की एक श्रृंखला शुरू की, एक ऐसा कॉम्बो जिसमें मॉल, थिएटर, होटल और बिजनेस स्पेस एक ही परिसर में होते। 2012 आते आते वांडा ग्रुप चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी थी। लेकिन वॉन्ग जियानलिन की नजर सिर्फ चीन पर नहीं थी। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी सिनेमा चेन EMC थिएटर्स को खरीदा, फिर लेजेंडरी पिक्चर्स को, जिसने इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट, गोदजिला जैसी फिल्में बनाई थीं। अब उनका लक्ष्य था चीन को ग्लोबल एंटरटेनमेंट का सेंटर बनाना। अगर चीन को ग्लोबल इमेज बदलनी है तो हमें खुद की कहानियां दुनिया को सुनानी होंगी। हॉलीवुड का चीनी बॉस वॉन्ग जियानलिन का अगला लक्ष्य था चीन को एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडर बनाना। इसके लिए उन्होंने EMC थिएटर्स, अमेरिका की सबसे बड़ी सिनेमा चेन, को $2 अरब 600 मिलियन में खरीदा। फिर लेजेंडरी पिक्चर्स, डार्क नाइट, इंसेप्शन जैसी फिल्मों की कंपनी को $3 अरब 500 करोड़ में। साथ ही उन्होंने कहा, हमें अपनी कहानियां खुद कहनी होंगी। हॉलीवुड को खरीदना हमारी संस्कृति को वैश्विक बनाना है। वांग अब सिर्फ रियल एस्टेट के नहीं, बल्कि ग्लोबल कल्चर के किंग बन चुके थे। अध्याय 5, सत्ता की दीवार से टकराव। सत्ता और पूंजी की टकराहट। 2016 तक वांग जियानलिन चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन चीनी सरकार को अब अपने पूंजीपतियों की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से खतरा लगने लगा था। 2017 में चीन सरकार ने कर्ज लेकर विदेशों में खरीदारी पर नियंत्रण लगाना शुरू किया। वांडा को विदेशों में निवेश बंद करने का आदेश मिला। उसे कई संपत्तियां बेचना पड़ी, होटल, थीम पार्क्स, क्लब्स। वांग को सार्वजनिक रूप से प्रोफाइल कम करने को कहा गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनकी विदेश यात्रा पर भी निगरानी रखी गई। उन्हें जैक मा और अन्य बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ अंडर स्क्रूटिनी रखा गया। लेकिन चीन में बिजनेस और राजनीति कभी अलग नहीं चलते। 2017 में चीन की सरकार ने डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन पर रोक लगाई। वांग जियानलिन की कंपनियों ने कर्ज लेकर विदेशों में अरबों डॉलर का निवेश किया था। सरकार को यह रास नहीं आया। वांडा को विदेशी संपत्तियां बेचना पड़ी। मीडियाई कवरेज पर रोक लगी। वांग को चीनी बाजारों पर फोकस करने को मजबूर किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उनकी यात्रा तक सीमित कर दी गई। उनका नाम क्रैकडाउन लिस्ट में था, जिसमें जैक मा और दूसरे भी शामिल थे। अध्याय 6, गिरावट या रणनीति। रणनीतिक वापसी और पुनर्गठन। वांग जियानलिन ने परिस्थिति को समझते हुए अपनी रणनीति बदली। उन्होंने वांडा ग्रुप का पुनर्गठन किया। रियल एस्टेट से हटकर अब डिजिटल, हेल्थ और स्पोर्ट्स में निवेश शुरू किया। वांडा स्पोर्ट्स, वांडा फिल्म्स, वांडा किड्स जैसे वर्टिकल तैयार किए गए। उन्होंने खुद को मीडिया से दूर रखा और सरकार के साथ सहयोग बढ़ाया। ये गिरावट नहीं थी, यह थी एक सैनिक की तरह की रणनीतिक वापसी। 2020 के बाद वांडा ग्रुप ने रियल एस्टेट और सिनेमा से हटकर डिजिटल और स्पोर्ट्स में निवेश शुरू किया। उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट्स, फुटबॉल क्लब्स और डिजिटल रिटेल पर ध्यान देना शुरू किया। वांग जियानलिन ने खुद को लो प्रोफाइल किया। शायद चीन की सत्ता के संकेत समझ गए थे, लेकिन क्या ये हार थी या फिर एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जिसे सिर्फ एक अनुभवी सैनिक ही समझ सकता है? अध्याय 7, आज की स्थिति और विरासत। आज की स्थिति और भविष्य की दिशा। 2025 में वांग जियानलिन फिर से शांत लेकिन असरदार तरीकों से काम कर रहे हैं। उनकी संपत्ति $40 बिलियन से घटकर लगभग 6 से 8 बिलियन पर आ चुकी है। लेकिन वांडा ग्रुप अब भी 50 से अधिक शहरों में मॉल्स, होटल्स और सिनेमा घरों का संचालन कर रही है। उनकी लीडरशिप स्टाइल आज भी कई बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा था, एक लहर सर्फर को ऊपर उठाती है, लेकिन जब लहर चली जाती है तब वही बचता है जो तैरना जानता है। 2025 में वांग जियानलिन फिर से खबरों में हैं। उनकी संपत्ति पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी है, लेकिन वांडा ग्रुप अभी भी जीवित है।
उनका मॉडल ऑर्डर, फोकस, एक्सपेंशन अब भी MBA केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। वांग जियानलिन से क्या सीखें? वांग जियानलिन की कहानी कोई सामान्य उद्यमिता गाथा नहीं, यह है अनुशासन, विस्तार और सत्ता के बीच संतुलन की कला। सैनिक अनुशासन, हर कर्मचारी को सैन्य सोच के साथ प्रशिक्षित करना, द्रुत निर्णय, तेज, मापनीय और निष्पादन योग्य निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, सरकार की भावना को समझना और उस अनुसार रणनीति बदलना। हर दौर का एक बादशाह होता है, लेकिन असली बादशाह वही होता है जो सत्ता के साथ भी टिके और उसके खिलाफ भी बच जाए। वांग जियानलिन एक सैनिक, बिल्डर, विजनरी और रणनीतिकार। वांग कहते हैं, एक लहर सर्फर को ऊपर उठाती है, लेकिन लहर के जाने पर केवल वो टिकता है जिसे तैरना आता है। सीख और प्रेरणा, वांग जियानलिन की कहानी हमें क्या सिखाती है? अनुशासन और निर्णय की शक्ति, तेज विस्तार के साथ जोखिम को संतुलित करने की रणनीति, राजनीति और बिजनेस के बीच की अदृश्य रेखा। यह सिर्फ अरबों की कंपनी की कहानी नहीं, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो सैनिक था, बिल्डर बना, फिर फिल्म किंग और अब शायद एक छाया में छिपा रणनीतिकार। हर दौर का एक राजा होता है, लेकिन असली सम्राट वही है जो हार कर भी जिंदा रहता है। वांग जियानलिन एक ऐसा नाम जिसकी कहानी चीन के विकास की परछाई बन गई। वांग जियानलिन की आज 2025 की परिस्थिति पर आधारित सबसे हालिया जानकारी यह बताती है। वांग जियानलिन की वर्तमान निवास रेजिडेंस चीन की राजधानी बीजिंग में है। वे डालियन वांडा ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं और अभी भी कंपनी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।